टीएमसी से इस्तीफा दे चुके सुष्मिता देव का राजनीतिक सफर हमने कांग्रेस फिर टीएमसी और अब आगे क्या होगा वो देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? टीएमसी के लोगों का कहना है कि मौका परस्त राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। सुष्मिता देव हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सुष्मिता जी, पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि आखिर ऐसे वक्त में इस्तीफा क्यों दिया कि जब टीएमसी सबसे कमजोर दौर में आ गई है? देखिए, पॉलिटिक्स में जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, कोई राजनीतिविद लेता है, एक सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ता है। आप तृणमूल कांग्रेस की कमजोरी की बात कर रहे हैं। मेरे निर्णय में और बाकियों के निर्णय में एक छोटा सा अंतर है कि मुझे राजनीति असम में करनी है जी। ये तो शुरू से ही ये निर्णय था। हालांकि मुझे राज्यसभा की सीट पश्चिम बंगाल से मिला जी। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एमएलएस को भी जनता ही बनाती है। तो मेरा मानना है कि इस परिस्थिति में दो मैंडेट्स आए हैं। एक असम का चुनाव का मैंडेट आया और बंगाल का मैंडेट आया। तो दोनों मैंडेट्स के माध्यम से जनता ने एकदम डिसाइसिवली एक मैसेज दिया है। और अगर असम में मुझे राजनीति करनी है, मुझे लगा कि तृणमूल में रहकर शायद मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे ये लगता है। तो आपको ये लगता है, आपने मुलाकात भी की वहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिश्व शर्मा से, जिनके साथ आपका कांग्रेस के दिनों से भी नाता है, तो अब आप उन्हीं के नेतृत्व में असम में काम कीजिएगा? और मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम कीजिएगा? देखिए, एक प्रदेश के मुखिया हैं वो जी। जिस तरह से देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अगर मेरी राजनीति आसाम में है ना, तो मैं तो देवव्रत साइकिया से मिलके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इसका कारण है कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ नीरज जी, वहां पर पिछले 10 साल में जो परिवर्तन आया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ब्रिज हो, कई सारी फैसिलिटीज है, जमीन आसमान का फर्क है जो कांग्रेस के टाइम पे था। और मैं बहुत पिछड़े हुए इलाके से आती हूँ। तो अगर मुझे जनता की सेवा करनी है तो मुख्यमंत्री इज द बॉस ऑफ द स्टेट। एंड सच्चाई ये है कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा मेरे गाइड हैं, हमेशा मुझे गाइड किया है। तो मुझे लगा कि इस्तीफा देने के बाद मेरा पहला स्टॉप वहीं होना चाहिए। तो अच्छा डिस्कशन हुआ। तो उस डिस्कशन में क्या हुआ वो शायद टीवी पे बोलना, मैं आपसे नहीं पूछूंगा बिल्कुल। लेकिन अगर उनकी तरफ से आपको ऑफर आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, जैसा आप कह भी रही हैं कि उनके नेतृत्व में काम करना चाहूंगी, असम में उनके नेतृत्व के बिना काम नहीं कर पाऊंगी, तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ कि नहीं होना चाहती कि मैं होंगी, ये डिसीजन मुझे लगता है मेरे ऊपर नहीं है। सिर्फ अगर किसी पार्टी में ज्वाइन करना है वो पार्टी का डिसीजन होता है। पर मैं मानती हूं कि एक पार्टी में रह के दूसरे पार्टी में बातचीत करना ठीक नहीं है। इससे पहले मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिली। पर मेरा विश्वास है कि अगर मैं उनके साथ काम करूंगी तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे राज्य के लिए भी अच्छा रहेगा। कहाँ नाराजगी होगी? मैं कहूंगा व्यक्तिगत तौर पे नाराजगी की बात करूंगा, व्यक्तिगत तौर पे आप हमला नहीं करना चाहेंगे, लेकिन टीएमसी से कहाँ चूक हुई, कहाँ उनकी कार्यप्रणाली में प्रॉब्लम थी कि बंगाल में इस तरह से हार हुई? क्योंकि ममता बनर्जी को कहा जा रहा था इतनी पॉपुलर हैं, कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया बंगाल में, वो भी एक वजह मानी जा रही है हार की वजह की कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने मजबूत नहीं किया। तो कहाँ कमजोरी हुई, कार्यप्रणाली में कहाँ दिक्कत थी? देखिए, दीदी ममता दीदी जी क्यों हारी, क्यों लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, मुझे लगता है कि वो उनको इतना अनुभव है जीवन में राजनीति का, वो खुद समझ जाएंगी। ठीक है। और जो इलेक्शन के बाद जो मैं परिस्थिति देख रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। परिस्थिति मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब एक पार्टी का इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और जनता से ऊपर कोई जनार्दन नहीं होता राजनीति में। तो परिस्थिति को देखते हुए मैं तो यही कहूंगी कि
उनको ही तय करना है वो क्या करेंगे, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। पर ये बात तय है कि इस परिस्थिति में मेरा ये निर्णय ही मेरे लिए भी सही है, और मेरे प्रदेश में अगर मैं काम करना चाहती हूँ, मेरा निर्णय मेरे लिए सही है। सुष्मिता जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे नेता, खासकर वरिष्ठ, आप तो युवा नेताओं में शामिल हैं आप, लेकिन जो बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो हैं पार्टी के अंदर, टीएमसी के अंदर, उनकी नाराजगी दबी जुबान में, कैमरे पे भले ना आए, अभिषेक बनर्जी की कार्यप्रणाली से बहुत असंतुष्ट दिखते हैं। ऐसा है पार्टी के अंदर? देखिए, आप लोग खुद ही कह रहे हैं मेरा काम त्रिपुरा में था, मेरा काम असम में था, मेरा काम कभी कभी मैं मेघालय भी गई हूँ। सो बंगाल की राजनीति के अंदर मतलब क्या परिस्थिति है मैं नहीं कह सकती, और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। और मेरा मानना है कि अभी भी तो लोग टीएमसी में ही है, नहीं लोकसभा में, मतलब जो मुझे दिख रहा है। तो फिर एक पॉजिटिव बात है कि सब लोग टीवी पे बोल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल पूछूंगा। उन लोगों के विरोध में, बगावती तेवर में, और आपके और सुखेंदु शेखर रॉय की रणनीति में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। वो 15 से 20 सांसदों का दावा कर रहे हैं, उनके दावे में दम हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, जैसा टीएमसी कह रही है। आप लोगों ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, ऐसा क्यों? इट इज वेरी सिंपल। 20 है, 19 है, 21 है, मैं नहीं कह सकती, मैंने कोई कागज नहीं देखा, ना मेरी किसी से बात हुई है। मैं सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों से बात करके मैंने ये निर्णय लिया है, और हेमंतदा का गाइडेंस था, ये तय है, इसमें कोई अस्वीकार करने वाली बात नहीं है। अब तृणमूल के अंदर जो चल रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या भविष्य में होगा, कितने लोग इधर हैं, कितने लोग उधर है, उस पर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर मैं फिर से कह रही हूँ कि वो तो सब एकदम खुल के बोल रहे हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। एक अंतिम सवाल करूंगा। कल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, दोनों नेताओं को आप करीब से जानती हैं। आज राहुल गांधी से 1.5 घंटे की मुलाकात अभिषेक बनर्जी ने की। इन दोनों नेताओं को भी आप बहुत करीब से जानती हैं। क्या आपको लगता है कि टीएमसी की हार के बाद इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा? देखिए, मैं खुद इलेक्शन लड़ी हूं। अगर कोई नेता समझता है कि मेरे पास 5% है, नीरज के पास 10% है, अरुण जी के पास 25% है, तो ये मिलके हमारा सारा वोट आ जाएगा और हमारी सरकार आ जाएगी, ये पूरा गलत एनालिसिस है। वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो सिर्फ मैथमेटिक्स से वोट नहीं आते। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि सबका परसेंटेज देख लिया, सबको मिला लिया और हमारी सरकार बन गई, इतना आसान नहीं है राजनीति। मैं तो आसाम में तृणमूल कर रही थी ना, मैं वोट ट्रांसफर कर पाई। ममता दीदी का एक टाइम पे तो बहुत, जब वो सुप्रीम कोर्ट गई, इतना स्ट्रक्चर था। आप बॉक्स खोल के देखिए ना, वोट ट्रांसफर नहीं होता। वोट ट्रांसफर इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई सारी चीजें चाहिए। नेतृत्व चाहिए, नैरेटिव चाहिए, आइडियोलॉजी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, आपका क्या विजन है वो चाहिए। अगर मुझे लगता है कि लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते इसलिए मुझे वोट दे देंगे, अगर ये रास्ता अगर अपनाना है तब तो गुड लक टू यू। तो ये 4-5 पॉइंट जो आपने बताए, नेतृत्व चाहिए, नैरेटिव चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, वो आज किसके पास है? बीजेपी और नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं के पास है? देखिए, एक सिंपल सी बात है नीरज जी, 8 जून को इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ, उसमें केजरीवाल जी नहीं गए। फिर स्टालिन जी क्या करेंगे कोई जानता नहीं है, नाराज है। कांग्रेस किसको कितनी सीटें देंगे ये ना रीजनल पार्टीज जानते हैं और ना कांग्रेस जानती है। पता नहीं, अगर अंदर तय हुआ होगा, मैं तो नहीं कह सकती। मतलब ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए देश में, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि, लेकिन विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि सरकार और बीजेपी सबको दबा रही है, ईडी और सीबीआई लगा रही है, चुनाव आयोग को लगा रही है। विपक्ष कैसे मजबूत हो गया ऐसे? देखिए, लोकतंत्र में हमेशा 2 पक्ष रहेंगे, एक पक्ष कुछ बोलेगा और दूसरा पक्ष, तभी तो हम लोकतंत्र हैं, तभी तो हम लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में तो ये चलेगा। पर कमिंग बैक टू पॉइंट 1, जनता डिसाइड करेगी कि कौन सच बोल रहा है और किसकी बात पर विश्वास करना है।
वही राजनीति है। तो बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रख रही हैं, बहुत कुछ बताना भी नहीं चाहती लेकिन बहुत कुछ कह भी रही हैं सुष्मिता देव। हमारे साथ थी मौजूद बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।